औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आखिरी सेशन के पहले हिस्से में जो है वो हम मेजर रीजंस जो हैं ऑटो कोरिलेशन की उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि 8 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम आता है। तो उनमें रीज़न नंबर 1 वाज अबाउट इनर्शिया, जिसको हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से रेफर किया कि हर चलती चीज़ चलती रहेगी, हर रुकी हुई चीज़ रुक जाएगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इफेक्ट ना करे। सिमिलरली यही पैटर्न आपके इकोनॉमिक या फाइनेंशियल टाइम सीरीज के अंदर आपको एक ट्रेंड नजर आता है, और वो ट्रेंड जो है वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में जाके कब चेंज होता है, वंस वी हैव सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी शिफ्ट, या इकोनॉमी के अंदर कोई रिसेशन का आ जाना, या जैसे आजकल की सिचुएशंस के अंदर चल रहा है लॉकडाउन्स का हो जाना, या इस तरह किसी कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर का आ जाना जिसकी वजह से जो है वो कोई मेजर थ्रेट या फोर्स है जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इफेक्ट करे, तो फिर उसकी वजह से जो है उसके अंदर कोई ना कोई एकदम से जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड आने का इम्कान होता है। सो ये जो जो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि अगर एक नॉर्मल रूटीन में तरतीब चल रही है ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वंस कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट करती है तो उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट करने से एकदम से अब्रप्टली चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस रोल आउट होती हैं। सो इफ सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज प्रेजेंट इन अंडरलाइंग सीरीज, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो सीरीज जो है वो हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन हो, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो जो डिजास्टर है, वो जो पॉलिसी शिफ्ट है, पॉलिसी रिफॉर्म है, उसके इफेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज होते रहते हैं। इसीलिए तो पैटर्न्स जो हैं वो इंडेक्सेस के, शेयर प्राइसेस के, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट्स के, गोल्ड प्राइसेस के, ऑयल प्राइसेस के, या जो आपकी इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं, या अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तमाम की तमाम जो है वो एक रूटीन पे चल रहे होते हैं, एक ट्रेंड होता है उनका, और वो ट्रेंड कब डिस्टर्ब होता है, जब बाहर से कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इफेक्ट करती है। सो जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट करती है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर जो चेंज आती है वो रोल ओवर होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ दैट सिचुएशन इज रोलिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। द सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज अबाउट स्पेसिफिकेशन बायसनेस। और स्पेसिफिकेशन बायसनेस जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट में हमने देखनी है। वन कंपोनेंट इज अबाउट एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस। फॉर एग्जांपल, अगर रिग्रेशन के अंदर जो है वो कुछ रेलेवेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड करना था, and fortunately or unfortunately due to human error या due to any other situation or reason, हम गलती से एक relevant variable को exclude कर बैठे और एक irrelevant variable को हमने include कर दिया। So in both of the cases there would be a problem of specification in context of variables. So what we have to do is कि हमने relevant variables को include करना है और irrelevant variables को exclude करना है, and by this we can eradicate a problem or chances of the problem of auto correlation। अगर हमसे गलती होती है relevant variable को include ना करके और irrelevant variable को include करके, so in both of the cases we would be having this problem of auto correlation, and this might be the one of the major reason of the problem of auto correlation because of the specification biasness in context of the number of variables that we have to include or that we don't have to include in our regression model. Similarly, specification in context of functional form भी बड़ी जरूरी होती है। वो कैसे जरूरी है? For example, we have to decide that which type of the regression model is suitable enough for our research study, like linear model required है, exponential model required है, या any other type of the model that may be required to us for the purpose of estimation. So these two major types of the specifications we should have to consider in our mind, and we should have to keep in our mind. The fourth important reason is of cobweb phenomena. इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमने ये चीज ऑब्जर्व की होती है दैट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, अगर मैं एज्यूम करूं तो एग्रीकल्चर की जो कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, इस टाइम पे जो सप्लाई अवेलेबल है
This supply is basically dependent upon the prices of the commodities जो कि हमने प्रीवियस टेन्योर में खरीद के ज़मीन के अंदर उगाई और फिर वो 6 महीने या 8 महीने या 4 महीने बाद कोई प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ, उसका वो टेन्योर कंप्लीट हुआ और वो प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो मार्केट के अंदर आती है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आइडिया व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज, फॉर एग्जांपल ये गंदम की सप्लाई है, गंदम की प्राइस है, तो गंदम की सप्लाई 6 महीने जमीन के ऊपर फसल लगी रही, 6 महीने बाद गंदम तैयार हुई, लेकिन प्राइस ऑफ द गंदम व्हीट वाज समथिंग जो कि पिछले सीजन में हमने खरीदी थी और फिर उसको हमने जमीन के अंदर बोया और 6 महीने 8 महीने जमीन के अंदर रही और फिर सप्लाई तैयार हुई। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू डू इज सप्लायर रिएक्ट्स टू प्राइस with a lag of one time period because supply decisions take time to implement. Thus, at the beginning of this year, planting of crops, farmers are influenced by the price prevailing last year. So, for their supply function is this. Suppose at the end of a period T, price turns out to be lower than PT minus 1. अगर इस सीजन में कीमत उससे भी कम हो जाती है जो कि प्रीवियस सीजन में थी जिसके ऊपर हमने खरीदा था, तो इट मींस दैट फार्मर में वेरी वेल डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस देन दे डिड इन period T. Obviously, in this situation, the disturbance are not expected to be random because if farmers overproduce in year T, they are likely to reduce their production at T minus 1 and so on, leading to cobweb पैटर्न। यहाँ हमने समझना क्या है, अगर एक फार्मर को प्रीवियस 6 महीने पहले जितनी कीमत पर उसने गंदम खरीदी उससे कम कीमत के ऊपर 6 महीने बाद सप्लाई मिलती है, तो वो मजबूर हो जाएगा अगले आने वाले सीजन में ये सोचने पे कि कम प्रोड्यूस करो, क्योंकि गंदम की जो है वो पैदावारी लागत ज़्यादा आती है और उससे आने वाली आमदनी कम होती है। तो अगर ये सिचुएशन अराइज करती है तो प्राइस तो चूंकि उसे बिल्कुल क्लियर है, जो 6 महीने पहले उसने खरीदी थी उसे किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये जो रैंडम शॉक है, ये रैंडम शॉक 6 महीने बाद उसको किस किस्म की सप्लाई की कीमत तक लेके जाएगा। तो वो 40 kg का बैग ऑफ वीट जो है गंदम वो कितने में मिलेगा, अगर पहले उसने 1000 रुपये पे लिया और 6 महीने गुजरने के बाद भी वो 900 या 950 पे खड़ा होता है। सो इट मीन्स दैट द शॉक that has incurred over a period of 6 months is negative shock. तो अब ये cobweb pattern अगर प्रोड्यूस होता है ना, तो इससे जो है वो over a period of time decisions of farmers जो है वो vary करते हैं because they would be in a better position to decide on the basis of underlying cost estimates. क्योंकि उसी से उनको अंदाजा होता है कि they would be getting certain profits or not out of that effort जो उन्होंने 6 महीने के लिए की होती है गंदम की काश करने के बाद, इतने सबर आजमा मरहले से गुजरने के बाद। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट हम ये एज्यूम करते हैं देयर माइट बी प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन इट if there is certain association between the error term of this time period as compared to the error term of previous time periods as well as the error terms of upcoming time periods, so this might be one of the major important reason of the problem of autocorrelation. इसको हम cobweb phenomena कहते हैं. So cobweb phenomena is one of the major reason of the problem of autocorrelation. The next important reason is lags, जो कि टाइम सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं और इसको हमने कल बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी किया जब हमने गोल्ड प्राइसेस की बात की 10 जनवरी की, 9 जनवरी और 9 जनवरी के साथ 8 जनवरी की. सो बेस्ड ऑन दीज कंपोनेंट्स 10 जनवरी के लिए 9th जनवरी इज फर्स्ट लैग, 9th जनवरी के लिए 8 जनवरी जो है वो फर्स्ट लैग है, बट फॉर 10th जनवरी 9th जनवरी फर्स्ट लैग है, लेकिन 10th जनवरी के लिए 8th जनवरी सेकंड लैग है. So similarly the list goes on. So based on the presence of the lag values in regression models, this might be, there is a probability of having this error term, it might be having certain relationship with the error term of the next time period. सो इन दो की आपस में रिलेशनशिप्स के प्रेजेंट होने का नाम ही ऑटो कोरिलेशन है और ये जिस वक्त लैग वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होंगे तो लैग्स की प्रेजेंस in our regression model is one of the major important reason of the problem of autocorrelation. And next problem that is
very much important in context of understanding the reasons of autocorrelation is manipulation of data. Manipulation of data means that once we are dealing with any underlying data, तो अगर मैं assume करता हूँ, for example, if we are dealing with quarterly data, तो quarterly data किस तरह से report होता है? 3 महीनों के data sets को लेके उसको 3 पे divide कर लें, add करके तो average ले लें तो वो quarter का data बन जाएगा. So once we are going to have average of the underlying monthly data, it means by averaging this underlying data, हम data को manipulate कर रहे हैं और this manipulation में introduces certain smoothness into data by dampening the fluctuations in the monthly data. क्योंकि average जो है वो data को smooth करती है. So this smoothing of data might produce certain reasons या certain causes of problem of autocorrelation. So this type of manipulation is sometimes problematic in context of this understanding that हमने monthly data को average करके quarterly data में convert किया, quarterly और even monthly data को average करके हमने annual data में convert कर लिया. So this annual data, this annualized data, जिसको हम 12 महीनों की data को sum up करें और उसको 12 पे तकसीम करके एक conclusion निकाल लें. So by this exercise, what we are doing is we are imposing certain smoothness technique on this data. हम average करके उसको smooth करने की कोशिश कर रहे हैं. And this smoothness may itself lend to systematic pattern in disturbance terms, thus introducing certain causes or reasons of autocorrelation. So ये autocorrelation को जो है वो manipulation of data जो है वो originate कर रहा होगा, ignite कर रहा होगा. One another important reason of manipulation या one important example of manipulation is interpolation या extrapolation of the data. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान का सेंसस है, जो मर्दमशुमारी है वो 2018 में होती है, तो 2020 में पाकिस्तान की आबादी कितनी है बेस्ड ऑन दैट एस्टीमेट ऑफ 2018 उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जो है वो एक्सट्रापोलेट किया और उसको उस टाइम पीरियड से बियॉन्ड लेके चले गए. तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ट्रेंड्स, अंडरलाइंग ट्रेंड्स, ये डिटरमिन किया गया कि व्हाट कुड बी डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ data in context of the population of Pakistan in 2020. तो ये जो हमने उसके ऊपर जो previous trends को देख के और उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की हुई है, तो इस ऑब्जर्वेशन की कोशिश की वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है? द प्रॉब्लम इज ऑफ ऑटो कोरिलेशन की एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन बन सकती है. ये आपने जहाँ पे आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स डिस्कस करते थे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोर्स में, वहाँ पे भी आपने इन दो टेक्निक्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया होना है कि दो लिमिट्स के दरमियान रहते हुए आप जो है वो एक अपर और लोअर बाउंड्स के दरमियान रहते हुए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे इन टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट करते हैं. सो ये इसकी भी एक एप्लीकेशन है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की. बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर हमें 2020 में 2018 के डेटा की बुनियाद पे फैसला करना पड़े तो वी माइट बी रिस्ट्रिक्टिंग सर्टन थिंग्स और वी माइट बी इम्पोजिंग सर्टन assumptions on the basis of the data that is available to us in the form of population figures of 2018 census. उसकी बुनियाद पे 2020 की जब हम कोई चीज फाइनलाइज करेंगे तो उसका हमें नुकसान क्या होगा? वी मे कम अप विद सर्टेन प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन हो सकता है. सो दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन माइट बी बिकॉज ऑफ इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन और बिकॉज ऑफ जेनेरिकली द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक इट श्योर कि हमने जो मैनिपुलेशन करनी है दैट शुड बी डिजायर्ड वन in that situation. अगर वो जरूरी नहीं है तो we should not go for manipulation of data for that particular situation or scenario. The next important reason is data transformation. Excuse me. For example, what does this data transformation means? ये अगर आप एक regression देखें, so this regression is basically the regression जिसको मैं यहाँ पे mention भी कर लेता हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के केस में. ये एक रिग्रेशन है जिसको लिखा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम पीरियड t और दिस इज अनदर रिग्रेशन जिसको लिखा गया t-1 which assumes that t-1 previous time और t आज का टाइम. सो अगर इन दो को अगर हम माइनस कर लेना
सो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस हो जाएगा एंड दिस माइनस दिस। सो इससे जो इक्वेशन प्रोड्यूस होती है ना, उसको ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। सो दिस फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर इज बेसिकली something which we have made in order to understand ये कैसे हुआ। ये अगर आप देखें ना, सो yt माइनस वन, तो इसको ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया। बीटा वन और बीटा वन ये कट जाएंगे माइनस माइनस के साथ, बीटा टू कॉमन हो जाएगा, x इसमें से xt और xt माइनस वन, तो ये xt हो जाना है, और म्यू टी माइनस वन, ये इसके साथ फर्स्ट डिफरेंस का ऑपरेटर लग के, तो ये इस तरह की सी हमारे पास सिचुएशन बन जाती है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सम टाइम फिजिबल। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बिकम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, बिकॉज हमने प्रीवियस टाइम्स को बाय डिफॉल्ट इसमें इनकलकेट कर लिया। सो दिस माइट बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू बी ऑन सेफ साइड। हमने क्या करना है, वी मस्ट बी प्रूडेंट इनफ while dealing with time series data, कि हमने डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, हमें मैनिपुलेशन की जरूरत है या नहीं, या हमने लैग्स इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, और अगर लैग्स इंक्लूड करने हैं तो कौन से लैग्स को इंक्लूड करना है। तो इसको हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में टाइम सीरीज डेटा में जाके डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा गया yt इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू xt ना, तो बीटा वन प्लस बीटा टू xt माइनस थ्री भी लिखा जा सकता था कि x की 3 दिन पहले वाली कीमत y की आज की कीमत के ऊपर इफेक्ट डालती है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडल माइट बी कंसिडर्ड एज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, AR मॉडल्स। तो इनको हम टाइम सीरीज डेटा में कहीं जाके कवर करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक इट श्योर कि हमने प्रूडेंट डिसीजंस लेने हैं। वी हैव टू मेक इट श्योर दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिकेशन। वी हैव टू मेक इट श्योर दैट cobweb phenomena should not be present in our regression models. We have to make it sure that relevant number of lags should be included, irrelevant lags should not be included in the model. We have to make it sure that manipulation of data should be done in such a way that it should not originate and it should not cause the problem of autocorrelation. And similarly, the transformation of data should be made in such a way that it should not originate a problem of ऑटो कोरिलेशन इन डेटा। तो हम तो इन तमाम की तमाम रीजंस को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। हमने इन चीज़ों को वायलेट करना है, हमने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, और अगर हमें ये काम करने भी पड़े तो वी शुड बी इन ए पोजीशन टू डिटरमिन कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा करें, आइदर वी गो फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आइदर वी गो फॉर इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्लैग्स इन आवर रिग्रेशन मॉडल, आइदर वी हैव टू कम अप विद सर्टेन cobweb phenomena or a cobweb pattern in the prices or the supply of the commodities, or either we are having issues in specifications या inertia की presence का होना। तो ये तमाम की तमाम reasons हैं। We have to make it sure that all of these things should not be present in situations where we are dealing with time series data in order to avoid the problem of autocorrelation. And the last important reason or the cause of problem of autocorrelation is non-stationarity. Non-stationarity क्या है? This non-stationarity is basically means that mean variance and covariance of the time series data should be time invariant, which means that over a period of time, देखिए टाइम सीरीज डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 टिल 1990 से लेकर 2020 तक, अगर फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट है, गोल्ड प्राइसेस हैं, या ऑयल प्राइसेस हैं, या एनी अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो हमारे पास जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो डेटा प्रोड्यूस हो के आया टाइम सीरीज की फॉर्म में फॉर 30 और 40 ईयर्स, अगर वो ईयरली डेटा है, तो what we assume is that there should be mean variance and covariance of that time series should be time invariant. इसका मतलब वक्त के साथ वो चेंज ना होता हो, which means that mean variance and covariance of time series should be constant. अगर constant है तो that time series is stationary time series. अगर constant नहीं है तो वो सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी होगी। अगर कांस्टेंट होता है ना, तो इसका मतलब है दैट यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू डिटरमिन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम
there is no underlying problem of autocorrelation. But if the underlying time series is non-stationary, then there is a bright chance of having problem of autocorrelation. अब सवाल ये पैदा होता है स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी को हम टेस्ट कैसे करेंगे. तो फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ इतना समझना है व्हाट डज दिस स्टेशनैरिटी मीन्स. तो स्टेशनैरिटी का मतलब जो है वो हमने समझा मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया. Okay, time series, if its characteristics, for example, mean, variance and covariance are time invariant, that is, they do not change over time. If that is not the case, we have non-stationary time series. अगर ये constant होते हैं तो stationary है, ये constant नहीं होते तो ये non-stationary है. What we have to do is that we have to come up with this idea कि हमने जब हम टाइम सीरीज डेटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह, तो वहां पे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू इज for the purpose of testing of stationarity of the data. For the time being हमने सिर्फ इतना समझना है कि this is one of the most important reason out of 8 reasons, because whenever we are dealing with time series data we have to go for testing of stationarity of that underlying time series data. अगर वो stationary है तो auto correlation का मसला नहीं होगा, और अगर वो non stationary है तो underlying data में auto correlation का मसला हो सकता है. So these are basically 8 major types of the issues are the reasons because of which we have to face problem of autocorrelation. So that's enough for today's session. Inshallah, in the next session, what we would be going to discuss is that how we can detect this problem of autocorrelation, and followed by the remedies or the remedial measures that we have to take for the purpose of eradication of the problem of autocorrelation. I would once again suggest all of you to go through chapter number 12 about the autocorrelation of the book of Gujarati. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़.